नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन लोकसभा स्पीकर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए से ओम बिरला एक बार फिर से स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। स्पीकर को लेकर एनडीए विपक्ष से भी बातचीत करेगा। राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू के बातचीत करेंगे। बताया जा रहा है कि आज दोपहर स्पीकर के लिए नामांकन होना है। एनडीए आज घोषित करेगा स्पीकर के लिए उम्मीदवार का नाम और कल लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। लोकसभा में आज 263 सांसद शपथ भी लेने वाले हैं। प्रोटेम स्पीकर इन सभी को शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही अब प्रक्रिया तेज चल रही है स्पीकर को चुनने की। और आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से एक बार फिर से ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और जानकारी ये भी है कि राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू जो हैं विपक्ष से भी बातचीत करेंगे। आज दोपहर स्पीकर के उम्मीदवार के नामों का ऐलान होना है और एनडीए आज स्पीकर के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित करेगा। और दिल्ली से न्यूज 18 संवाददाता यतेंद्र शर्मा अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सूत्रों का दावा यही है कि एक बार फिर से ओम बिरला ही बीजेपी की तरफ से स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट बनाए जाएंगे और आज सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका प्रस्ताव सदन के सामने रख सकते हैं कि ओम बिरला ही फिर से स्पीकर बनाए जाएं, क्योंकि जिस तरह से पिछला कार्यकाल उनका अच्छा रहा है, बेहद सफल रहा है। और अभी जो समीकरण है सदन के, तो ऐसे में एक अनुभवी और अच्छा सदन चलाने का जिसका अनुभव अच्छा है, वो उस तरह का स्पीकर चाहिए बीजेपी को। और ऐसे में ओम बिरला उस पर खरे साबित होते हैं। तो बीजेपी की कल लगातार जो मीटिंगें चल रही हैं उसमें सहमति ओम बिरला के नाम पर ही बनी है। सूत्र बता रहे हैं कि आज उनके नाम का ऐलान। यतेंद्र, खबर ये भी कि विपक्ष से भी बातचीत करने वाले हैं राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू। क्या विपक्ष से कितने बजे तक ये बातचीत होगी? क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है इसमें? देखिए, बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है कि विपक्ष के नेताओं से सभी जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं उन सबसे बात करें, क्योंकि कोशिश यही है कि सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव हो। क्योंकि स्पीकर की जो मर्यादा है, जो उनका पद है, उस गरिमा के अनुरूप अगर सर्वसम्मति से चुनाव होता है तो इसका एक बड़ा राजनीतिक तौर पर मैसेज जाता है। तो बीजेपी की कोशिश यही है कि सर्वसम्मति बनाई जाए। अगर विपक्ष इस पर तैयार होता है तो चुनाव नहीं होगा और सर्वसम्मति से उनको चुन लिया जाएगा। लेकिन अगर विपक्ष तैयार नहीं होता है तो चुनाव होगा और कल इलेक्शन। वैसे यतेंद्र, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी सामने आ रही है कि विपक्ष अपना उम्मीदवार नहीं देगा और आम सहमति से ही स्पीकर का चुनाव कर लिया जाएगा। देखिए, अभी विपक्ष की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं कुछ कहा नहीं गया और विपक्ष का कहना है कि पहले एक बार नाम सामने आने दीजिए ऑफिशियली कि किसका नाम सामने आता है, उसके बाद वो ऐलान करेंगे कि उनकी रणनीति क्या होगी। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए यतेंद्र। बढ़ते हैं आगे। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था। आज आपातकाल के 49 साल पूरे हो गए हैं। आपातकाल पर सियासी घमासान मचा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आज का दिन बहुत कुछ याद दिलाता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरते हुए बैक टू बैक 4 पोस्ट किए हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था। यह दिन हमें याद दिलाती है कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी आज पोस्ट करके कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। अमित शाह ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। साल 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस का लगाया गया आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमित शाह ने लिखा, अहंकार में डूबी निरंकुश कांग्रेस सरकार ने एक परिवार के सत्ता सुख के लिए 21 महीनों तक देश में सभी प्रकार के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए थे। बिहार में बढ़ते अपराध पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी को लिखा है कि बिहार में
दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रहे रिकॉर्ड तोड़ अपराध पर आपसे 2 शब्द निंदा की अपेक्षा है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि आपको चुनाव के वक्त ही जंगल राज के जंगली सपने आते हैं। आपकी जानकारी और संज्ञान के लिए 2 से 3 दिन की आपराधिक घटनाओं की दर्दनाक सूची साझा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार की आपराधिक घटनाओं का इसमें जिक्र भी किया है। और इसी बीच रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर की। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। देवघर से गिरफ्तार 3 आरोपी पर केस हुआ है, जिसमें पंकु, परमजीत और राजीव शामिल हैं। इन तीनों पर केस दर्ज किया गया है। शेखपुरा के रंजन कुमार पर भी केस दाखिल किया गया है। ईओयू ने यह केस दर्ज किया है, जिसमें साइबर फ्रॉड का आरोप लगा है और न्यूज 18 के पास दर्ज किए गए एफआईआर की कॉपी भी है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि कैसे ये साइबर गैंग एक्टिव था और नीट पेपर लीक कांड में सहयोग दे रहा था। आर्थिक अपराध इकाई की माने तो ये साइबर गैंग है नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के शागिर्दों को फर्जी तरीके से मोबाइल और सिम कार्ड उपलब्ध कराया करता था। इन्हीं के दिए गए मोबाइल और सिम कार्ड पर क्वेश्चन और आंसर शीट आए थे। गैंग के सरगना रंजन की गिरफ्तारी के लिए ईओयू लगातार एक्शन में है। तो ये नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक कांड मामले का आरोपी संजीव मुखिया के खिलाफ 5 मई को पटना के शास्त्री नगर थाना में एफआईआर दर्ज हुआ। ठीक 1 महीने बाद 5 जून को संजीव मुखिया ने पटना के एडीजी 5 की कोर्ट से नो कोर्सिव आदेश प्राप्त कर लिया है। इस आदेश के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि शास्त्री नगर में नीट मामले को लेकर दर्ज एफआईआर संख्या 358/2024 में भी उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। इस वजह से ईओयू की जांच में उसका नाम बार बार आने या उससे जुड़े कई लिंक मिलने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी। आपको बता दें कि इस केस में गिरफ्तार 13 आरोपियों की तरफ से दायर जमानत याचिका पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं कोर्ट संजीव मुखिया के तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई करने वाला है। सुनवाई के दौरान कोर्ट इस पर भी निर्णय लेगा कि संजीव को कोर्ट की तरफ से मिला नो कोर्सिव आदेश आगे लागू रहेगा या नहीं। और नीट पेपर लीक का केंद्र बिहार बन चुका है। पेपर लीक में बिहार के किरदार सामने आए हैं। कौन कौन से किरदार हैं, क्या कुछ हुआ है कि करके आपको बताते हैं। तो नीट पेपर लीक मामले का सेंटर बिहार बना है और इस पेपर लीक में बिहार के कई सारे किरदार सामने आ चुके हैं। नाम की अगर हम बात करें तो सिकंदर प्रसाद यादवेंदु पर सबसे बड़ा आरोप लगा है। ये मेन मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। डील से लेकर सेटिंग तक यादवेंदु का ही नाम इसमें सामने आ रहा है। आरोपी सिकंदर प्रसाद यादवेंदु कबूलनामा जिसमें उसने ये कबूल भी किया है। अनुराग, नीतीश और अमित आनंद का उसने नाम लिया था। ये 3 लोगों का नाम फिर सामने आया। सबने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। जब पूछताछ हुई तो ईओयू के सामने सबने अपना गुनाह कबूल कर लिया। परीक्षा में प्रश्न पूछे गए जो थे उससे पहले रटवाया गया था। नीट पेपर लीक मामले में अब सियासत भी काफी शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी पर तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए फोटो शेयर किया था। तो इसके बाद इसका जवाब आरजेडी की तरफ से भी दिया गया। आरजेडी की तरफ से भी फोटो जारी करके जो है बड़े नेताओं के साथ आरोपी की तस्वीर साझा की और पलटवार किया गया। इसके बाद आपको बता दें कि एनएचआईबी के गेस्ट हाउस में कमरा बुक किया गया था, जो अब तक जांच में सामने आया है। बुक करने वाले संविदा कर्मी का कबूलनामा है। उसने इस बात को कबूल भी कर लिया है। प्रीतम ने ही कमरा बुक करने को कहा था। ये आरोप लगाए गए हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से। और उसके बाद जांच जब आगे बढ़ी तो देवघर से 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। फिर गिरफ्तार आरोपी चिंटू ने बड़ा खुलासा किया। उससे पूछताछ हुई तो बड़े खुलासे किए गए, जिसमें प्रश्न पत्र रॉकी से व्हाट्सएप पर भेजा गया। ये जानकारी उसने साझा की और नया नाम आ गया रॉकी का। अतुल वत्स के सीधे संपर्क में था रॉकी। और इसके साथ ही आपको बता दें मास्टरमाइंड अतुल वत्स जो है वो सीधे संपर्क में था और चिंटू ने 5 मोबाइल फोन का इसमें इस्तेमाल किया था। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल का भी नाम इसमें सामने आया कि यहीं से पेपर लीक जो है वो हुआ है।
ओएसएस स्कूल से प्रश्न पत्र लीक हुआ था, ये आरोप स्कूल पर लगे, जिसके बाद जांच टीम ने पूछताछ भी की। सेंटर पर पहुंचने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो चुका था, ये बात अब तक सामने आई है। पटना के खेमनी चक में आंसर रटवाया गया था, यानी पटना के खेमनी चक में अभ्यर्थियों को रखा गया था, उन्हें पहले ही आंसर दिए गए थे। 20 से 25 ऐसे छात्र थे जिन तक आंसर पहुंचाया गया था। मनीष छात्रों को खेमनी चक लेकर आया था। और आपको बता दें कि नीट पेपर लीक कांड की जांच अब जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे बिहार से होते हुए मामला झारखंड पहुंचा, महाराष्ट्र पहुंचा है और अब पूरी जांच सीबीआई के हवाले है। बिहार झारखंड से होते हुए ये मामला महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली बड़ी खबर की करेंगे। सिवान से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। महाराजगंज में गोलीबारी हुई है और सड़क किनारे सुनील का शव मिला है। महाराजगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अखिल टोला गांव के पास की घटना है, जहां गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई और युवक की पहचान सुनील के नाम से हुई है। सड़क किनारे ही सुनील का शव मिला। महाराजगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। बेगूसराय से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना के बाद नाराज लोगों ने जमकर बवाल भी काटा। सदर अस्पताल में घंटों बवाल चलता रहा। यह घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर ओवरब्रिज पुल के पास की है। परिजनों के अनुसार वो दुकान बंद कर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मार दी। बताया जा रहा है व्यवसायी ने कुछ दिन पहले ही प्रेम विवाह किया था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। मिली कि लोहिया नगर पुल से जब गुजर रहे थे, तभी बाइक सवार लोगों ने उनका बाइक को ओवरटेक करके उनको गोली मार दी। जैसा कि अभी बात है, अभी इसकी जांच चल रही है। रजिस्टर में लग रहा है कि इसमें जांच करनी पड़ सकता है और ऐसे कोई लूटपाट नहीं हुई है। कुछ इस तरह कोई लूट उठ के पाट के उद्देश्य से नहीं किया गया। आपसी कोई रंजिश या कोई और अन्य मामला है। बेगूसराय शहर का विस्तार हो रहा है। बगल में रजौड़ा, पचम्बा, ऐसे छोटे छोटे जगहों पर बाजार का विस्तार हो रहा है और यहाँ के व्यवसायी वहाँ जाकर सोने की दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोलते हैं और शाम को अपना दुकान बंद करके अपने निवास स्थान पर आते हैं। पिछले दिनों भी स्वर्ण व्यवसायी पर गोली चलाई गई, उसमें भी गश्ती का सवाल खड़ा हुआ और आज पुल पर इसे मार दिया गया, जो कि एकदम व्यस्तम जगह है। ये भी कपड़ा व्यवसायी है। इसका मतलब साफ है कि बेगूसराय में जो गश्ती की व्यवस्था है, बेगूसराय में जो पुलिसिंग है, वो एकदम लुंज पुंज है, नकारा है। तो पता चला किसी दूसरे द्वारा फोन किया कि ऐसा ऐसा बात हो गया है, तो फिर हम यहाँ आए। क्या हुआ? कोई गोली मार दिया स्टैंड पे बताया। तो गोली मार दिया। कुछ क्या लग रहा है आपको, उनको कोई दुश्मनी था कुछ? हमको कोई जानकारी नहीं है। वो 10-12 साल से अलग रहते हैं हम लोग से। पटना में पुलिस वालों ने ही एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पीड़ित एएसआई सीसीटीवी देखने गए थे। मामला गांधी मैदान थाना का है। बताया जा रहा है कि एक महिला का सामान ऑटो में छूट गया था। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद एएसआई भोला शर्मा उसका सामान खोजने के लिए सीसीटीवी खंगालने लगे। बस इसी बात पर गांधी मैदान थाना के 3 पीएसआई ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। यहाँ छोड़ दिया था सामान को, यहाँ एक लड़की। हाँ। उसको हम लेकर यहाँ जा रहे थे, आपको यहाँ सीसीटीवी में यहाँ देखने के लिए। तब वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ से हम कहा कि जल्दी आइए टीओपी पर। और टीओपी पर आए उस लड़की के साथ, तो वहाँ कहा कि हाँ आप हाँ हम प्रभारी हैं कि आप प्रभारी हैं? प्रभारी तो आप ही हैं, मगर हाँ और चलिए 1 नंबर पर। तो वही कहा कि हम तो वहाँ गए थे दोस्ती में, तीनों मिल के हमको लबस कर हमको तीनों। बिहार में 15 जून से अगले 4 महीने तक राज्य के सभी नदियों से बालू के खनन पर एनजीटी ने रोक लगा रखी है, लेकिन बांका में बेखौफ बालू माफिया दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में जमकर अवैध खनन कर रहे हैं। बालू का अवैध खनन चांदन नदी से किया जा रहा है। ताड़ी, भदरिया और रजौन के भवानीपुर घाट से बालू का अवैध खनन हो रहा है। चांदन नदी से रोजाना दर्जनों ट्रैक्टर से बालू भरकर ले जाया जाता है।
बालू के अवैध खनन से राज्य सरकार को रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में घर में एक महिला के शव की सूचना मिली, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बंद कमरे का दरवाजा काटकर फंदे से लटकी महिला का शव बरामद किया। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला को कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक युवक से प्यार हुआ था, जिसके बाद महिला ने उससे शादी कर ली और 2 दिन पहले ही अपने नए पति के साथ किराए के घर में रहने आई थी। महिला का 5 साल का बच्चा भी था। फिलहाल पुलिस मामले की सभी बिंदु पर जांच कर रही है। मुंगेर में एक बार फिर से सीसीटीवी कैमरा लगवाने की मांग उठने लगी है, ताकि शहर सुरक्षित रहे और अपराधियों में सीसीटीवी कैमरे का डर हो। बता दें कि जिला प्रशासन और आम लोगों की मदद से पहले 36 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो कि मेंटेनेंस के अभाव में बेकार हो गए हैं, जिस कारण किसी भी आपराधिक घटना की तलाशी में प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं मुंगेर एसपी ने भी लोगों से दुकानों और घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे को सड़क की ओर रखने की भी अपील की है। सही दिशा निर्देश में अगर ये लगता है और प्रशासनिक स्तर पर इसकी रख रखाव या इसकी नीति बनती है, तो ये आपके लिए अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बहुत कारगर कदम होगा। और पुलिस प्रशासन इसको तुरंत इस कांड का, किसी भी कांड का उद्भेदन करने के लिए चाहती है कि सीसीटीवी कैमरा शहर में होना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द कोई भी कांड हो शहर में तो उसका उद्भेदन हो जाए। फायदा तो उसका सबसे ज्यादा है, क्योंकि कोई भी चोरी करने से पहले 100 बार सोचेगा। मान लिया कहीं सीसीटीवी लगा हुआ है सब जगह, तो वहां पर आप देखिए क्राइम रेट थोड़ा कम होगा, और जहां पर नहीं लगा हुआ है वहां पर तो बेडर से लोग कुछ क्राइम कर सकता है। शहर में पहले भी 36 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिसका मॉनिटरिंग एसडीपीओ ऑफिस से होता था, लेकिन आज वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और हम ये चाहते हैं कि वो सीसीटीवी फिर से या तो प्रशासन के द्वारा या नगर निगम के द्वारा लगे, और वो पूरी मेंटेनेंस के साथ, पूरी रखरखाव के साथ शहर में वो कार्यरत रहे, जिससे कि आने वाली घटनाओं पर लगाम लग सके। पुलिस की तरफ से हम लोगों को यही है कि जो भी इस तरह की घटना होती है, हम लोग तुरंत उसमें कार्रवाई करते हैं और हम लोग एक्टिव हो जाते हैं। इसमें सीसीटीवी जितना भी है वो तुरंत हम लोगों ने मॉनिटर करना प्रयास किया। और आप सभी लोगों से यही अपील है कि जो अपने प्रतिष्ठान है उसमें एक सीसीटीवी कैमरा रोड फेसिंग जरूर लगाएं, और उसका फीड जो है वो आप लोग अपने पास प्रिजर्व रखें। उससे फायदा ये होगा, कभी भी किसी कोई ऐसी घटना होती है तो पुलिस प्रशासन आ करके उसको फीड देख सकती है, और फीड देखने के बाद उसमें जो भी क्लू है उसमें हम लोग को मिल सकता है। और इसमें एक आश्वासन मेरी तरफ से ये भी है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई हैरेसमेंट किसी को नहीं किया जाएगा, और आप लोग का सहयोग मिलेगा और हम लोग भी आपका सहयोग करेंगे। हम लोग का इतना ही काम है कि जा करके उसको सीसीटीवी देखेंगे और हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन में जो क्लू है उसके आधार पर आगे काम करेंगे। कैमूर के करमचट डैम में वन, पर्यावरण और पर्यटन मंत्री प्रेम कुमार ने जिले वासियों को बड़ी सौगात दी है। डॉक्टर प्रेम कुमार ने इको पर्यटन क्षेत्र में 2 करोड़ की लागत से बनी पर्यटन सुविधाओं का उद्घाटन किया है। इस दौरान डीएम और डीएफओ ने बुके देकर डॉक्टर प्रेम कुमार का स्वागत भी किया। डॉक्टर प्रेम कुमार ने दुर्गावती जलाशय में नौका विहार भी किया। पर्यटन का सीम संभावनाओं को देखते हुए करकटगढ़ जलप्रपात, तिल्हार जलकुंड प्रपात, करमचट डैम नौका विहार, मां मुंडेश्वरी इको पार्क विकास कार्य, दुर्गावती जलप्रपात एवं अन्य स्थलों का विकास कार्य प्रस्तावित किया गया। और बिहार में पुल टूटने का सिलसिला जारी है। कुछ दिन पहले बिहार के अररिया में पुल टूटा, उसके बाद सिवान में टूटा और फिर मोतिहारी में। वहीं 3 दिन पहले सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल के गारौली गांव के पास गंडक नदी पर बना पुल अचानक ध्वस्त हो गया। इस पुल के टूट जाने के बाद कई गांव के लोगों का आना जाना काफी उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोगों को एक लंबी दूरी तय करके महाराजगंज बाजार आना पड़ता है। गरौली गांव के महिला, बच्चे और बुजुर्ग काफी परेशान हैं। वहीं स्कूल जाने वाले छात्रों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अररिया में पुल टूटा था और ठीक उसके बाद सिवान के महाराजगंज के गरौली गांव में पुल टूटने के बाद यहाँ के जो ग्रामीण है
उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, न्यूज़ 18 की टीम ये जानने की कोशिश करेगी और जानेगी किस तरह से पुल टूटने के बाद इन लोगों की परेशानी हो रही है। किस तरह की परेशानी? बहुत परेशानी बाटे, लड़का फैका पढ़े वाला सन के चाहे दवाई बीरो के दर दवाई के दिक्कत बाटे, मर मैदान जाए के सब कुछ वही ऊपर जाए के बावे आ सब तरह दिक्कत बाटे। जेकरा घरे मर्द मनुष्य नहीं के दौड़ के मेहरारू चल जाता है, एबरा कहाँ जाइए सन, आ एबरा पुल टूट गल, सब चीज के हमनी के गजन हो गई। हाँ, लम्बे जाए के पड़ल पटेर। हम तो कहते हैं सर हमके बहुत दुख बा और सब को हमको वही पर होकेला, बड़ बीमारी हो गला तो कबो ओकरा डॉक्टर के बुलावे जाने से दवा बीरो का जैसा लड़का से हम सब जाए सब को कमे हमके बहुत दुख होगा। यानी बहुत तरीके से साग सब्जी लाना, दवा वाला लाना, लड़का लोग का स्कूल जाना, सब चीज हर एक चीज के देखा जाए तो परेशानी है। जिला प्रशासन से हम लोग कहेंगे ये तुरंत हम लोग का आने जाने को व्यवस्था करे, लड़का को पढ़ने जाने के लिए व्यवस्था करे, डॉक्टर के पास जाने के लिए व्यवस्था करे। आखिर पुल टूटा, नदी कटा था, उस समय पानी आया सुबह में, काट दिया, तोड़ दिया। नदी किसके द्वारा काटा गया था? गंडक द्वारा। किसकी लापरवाही मान रहे हैं आखिर आप? किसकी लापरवाही मान रहे हैं? गंडक वाला विभाग को हम लोग मना कर रहे थे, वो जीआई था वो और ज्यादा कटवाया। तो देख सकते हैं ये गरौली गांव के ग्रामीण थे। जाहिर सी बात है पुल टूटने के बाद इन लोग काफी समस्या का सामना करना पड़ा है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।